इफ हम 3D सीरीज में देखेंगे तो पहले 5 में साइज डिक्रीज होगा, नेक्स्ट 3 में साइज जो रहेगा वो नियरली इक्वल रहेगा, और लास्ट 2 में जो साइज रहेगा वो बढ़ जाएगा। इसका रीजन वगैरह कल सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है। फिर हमने 3D सीरीज और 4D सीरीज को कंपेयर किया था, तो 3D से ज्यादा होना चाहिए 4D, और फिर हमने देखा था कि 4D जो रहेगा उससे बड़ा साइज होना चाहिए था 5D का, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। तो इसको हमने बोला था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बोला था क्योंकि वो लैंथेनम के बाद आता है, और लैंथेनम के बाद वाले सीरीज की वजह से होता है, और इसलिए हम इसको बोलेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन नंबर 1, यहाँ पे जो प्रोटॉन का डिफरेंस है वो 18 है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन का डिफरेंस है वो 32 है, और इसमें प्रोटॉन का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम से बढ़ जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम से बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। और दूसरा, इस 5D में इलेक्ट्रॉन आने के पहले 4F में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं 4D, और 4F जो है इसका शील्डिंग पावर होता है कम, और शील्डिंग पावर कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो साइज बढ़ने के बजाय कम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था, ठीक है। एक बार देख लो उसको। ठीक है, टेक्स्ट बुक ही रखो, टेक्स्ट बुक का कुछ काम नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है, समझ ना। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है। सपोज मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन है, तो H2 को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में जो दोनों हाइड्रोजन है उनको सेपरेट करेंगे और उनको एटॉमिक फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में है, और यहाँ पे एटम्स। तो जो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन है उन एटम्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और एटम्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफिनेशन। क्या बनेगा डेफिनेशन? The energy required to separate the atoms. एटम्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है ये सिंपली डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, 2 एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे ए एटम और ए एटम इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, सही है ना। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा। और मैंने बोला यहाँ पे जो एटम बी है और यहाँ पे जो एटम बी है उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, तो उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा, इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ। अब जब हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखते हैं, क्या देखते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन
तो इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या होगा? जिसका साइज छोटा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा। लेकिन होता ऐसा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, ये इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर मतलब बीच में बढ़ गया, बीच में कम हो गया, एकदम से बढ़ेगा, एकदम से कम होगा, थोड़ी देर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर कम ही रहा, फिर बढ़ गया, फिर दो बार दो लोगों का ज्यादा, फिर कम है। इसको बोलेंगे हम लोग इर्रेगुलर ट्रेंड। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका ट्रेंड जो है वो इर्रेगुलर क्यों है? ठीक है, इसका ट्रेंड इर्रेगुलर होने का रीजन है इनके यूनिट सेल, इनके यूनिट सेल। अब जितने भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है ये सॉलिड स्टेट में है, एक दो को छोड़ दो और मर्क्यूरी वगैरह कौन से स्टेट में है? सॉलिड। जब भी कोई सॉलिड होता है तो उस सॉलिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग रेगुलर पैटर्न वाला और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इर्रेगुलर पैटर्न वाला। रेगुलर पैटर्न को हमने बोला था क्रिस्टलाइन, क्या बोला था? क्रिस्टलाइन। और इर्रेगुलर पैटर्न को हमने बोला था एमोर्फस। ठीक है, तो पैटर्न कहाँ पे रेगुलर है? इसका स्टडी करना इजी होगा और इसीलिए हम लोग स्टडी इसका करते हैं, इसका क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन जो है वो भी सॉलिड है, वो कैसा है? सॉलिड। और जो भी कोई सॉलिड होता है वो रिपीटिंग यूनिट का बनता है, इसका बनता है रिपीटिंग यूनिट। एग्जांपल के लिए कॉपी सॉलिड है, इस कवर को निकाल दें और मान लेते सभी पेजेस ब्लैंक है, तो यहाँ का जो पहला पेज है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लिखा हुआ नहीं है मानना है। यही पेज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यही पेज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इस कॉपी का रिपीटिंग यूनिट क्या हुआ? एक पेज। सही है। नीचे जो टाइल्स लगी है पूरे फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी है, क्या एक ही टाइल्स है या एक जैसी है? तो मैं बोल सकता हूँ एक जो टाइल वाला पार्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक टाइल को बोल सकता हूँ मैं रिपीटिंग यूनिट, या बोल सकता हूँ रिपीटिंग यूनिट। हमने बोला कि ये जो वॉल बनी है ये वॉल बनाने के लिए हमने ईंटें यूज की है और एक ईंट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इस वॉल का रिपीटिंग यूनिट कौन सा हो गया? ईंट। तो रिपीटिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो रहा है। और जो सबसे छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट होता है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। चैप्टर नंबर 1 में आएगा तब डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए सिंपल बता रहा हूँ। तो यूनिट सेल का मतलब होता है किसी भी सॉलिड का सबसे छोटा यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। आपके कॉपी में एक जैसे पेज बार बार रिपीट हो रहे हैं, सभी के सभी सेम है, तो उस एक पेज को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। अब मान लेते हैं कि हमारा यूनिट सेल जो रहेगा वो ऐसा है, कौन से शेप में? अरे कौन सा शेप है? सिंपल क्वेश्चन तो है ना, बोल सकते हैं। 3D वाला है 2D वाला है? 2D प्लस 2D एक 2D के ऊपर दूसरा 2D रखा, देखो मैंने 3D बना दिया। टू डी प्लस 2D ठीक है, तो ये हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो इस क्लासरूम को हम एक यूनिट सेल मानते हैं। अब क्लास में क्या कंसीडर करना है क्या नहीं करना है वो बोल देता हूँ। ये वाला क्या रहेगा? कॉर्नर। ये वाला भी क्या रहेगा? कॉर्नर। ये बीच वाले को निकाल देना है, ये है ही नहीं, ये कंसीडर करना है, ये बीच में तो है, ये है ना यहाँ पे। तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी कॉर्नर है, वहाँ पे भी कॉर्नर है। ठीक है, ये बीच में जो है ना वो इसको कंसीडर नहीं करना। अब इस रूम को हमने यूनिट सेल माना 3D में, इमेजिन करते हैं। अब ये टॉपिक मुझे अभी भी पढ़ाना है, चैप्टर 1 में भी पढ़ाना है, तो अभी बोल दूंगा तो वहाँ का लोड खत्म हो जाएगा, तो बोल ही देता हूँ यूनिट सेल। तो इसको हमने यूनिट सेल माना। तो मुझे बताओ इस क्लास में
कितने फेस है? कौन से? 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? ओके, तो फेस कितने रहेंगे? फिक्स नहीं लिखा, जो सी बोला। कितने बॉडी के सेंटर रहेंगे? इस क्लास, इस यूनिट सेल का सेंटर कितना रहेगा? 1, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। कितने कॉर्नर्स होंगे? अच्छे से काउंट कर लो, आपके सामने आपका रूम है, इधर उधर देखना ही है, हमेशा तो देखते रहते हो, आज किसी काम के लिए देखना। कितने? तो कॉर्नर्स जो रहेंगे वो 8 है, ठीक है। 2 कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? एज। ओके, अभी याद आया, एज। कितने एज है? ये यूनिट सेल का टॉपिक पढ़ा तो नहीं किया आपने ट्यूशन लेसन में? आंसर तो रटे से आ रहे हैं, मैथ्स में आते हैं। फेस सेकंड स्टैंडर्ड में ये तो सेकंड फर्स्ट के भी पूछा है मैंने, तब तो कुछ याद नहीं हुआ। तो फेस, बॉडी सेंटर, सेंटर, एज सेंटर, सॉरी एज, तो एज कितने हैं? ठीक है, तो ये रहेगा इस यूनिट में कोण कहाँ पे रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है, अब ये पूरा हमारा यूनिट सेल है और एक पार्टिकल हमारे पास है। उस पार्टिकल को मैंने इस सेंटर में रख दिया। अब ये मान के चलना है कि आपकी इस साइड में भी एक क्लास है, उस साइड में, इधर में भी एक क्लास है, मानना है, उधर में भी एक क्लास है, इस साइड में भी एक क्लास है, एक क्लास ऊपर है और एक क्लास नीचे है। तो अब मुझे बताओ, आपके एक यूनिट सेल को कितने यूनिट से डायरेक्टली अटैच है? 1 2 3 4 5 6। तो एक यूनिट सेल को कितने यूनिट से अटैच है? 6। अब मैंने आपको एक बड़ा बॉल दिया, बॉल, और ये बॉल एकदम बीच में रखा, दफन के बाजू में, राज के पास। तो इस बॉल के ऊपर किसका अधिकार रहेगा? आपका, तेरा नहीं, पूरी क्लास का बोला है। तो उस बॉल के ऊपर इस यूनिट सेल का ही अधिकार रहेगा 100%, या बाजू वाला क्लास आके बोलेगा कि इस बॉल के ऊपर हमारा 50% अधिकार है? आपका ही रहेगा। तो पूरा बॉल आपका ही रहेगा या आधा किसी और का रहेगा? तो बॉडी के सेंटर में कोई होता है तो उसके ऊपर आपका अधिकार रहेगा पूरा 100% मान लेते हैं, मतलब 1। सपोज उसी बॉल को मैंने इस दीवार के सेंटर के ऊपर रख दिया, बीच में एग्जैक्टली। तो ये बॉल जो रहेगा वो कितने क्लास में से दिखाई देगा? आपके क्लास में से और उस क्लास में से। और तपन बोलेगा उनको कि ये बॉल हमारा ही है, तो क्लास में उसको मारेंगे नहीं, दिखता नहीं, हमारे क्लास में आके देख, यहाँ से भी दिख रहा है। तो उस बॉल के ऊपर अधिकार किसका है? तो आपका अधिकार कितना हुआ? 50%। 50% मतलब 1/2। तो जो फेस के ऊपर जो एटम रहेगा, उस एटम के ऊपर आपका अधिकार कितना हो गया? 1/2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब मैंने उस बॉल को यहाँ रख दिया, ये आपकी क्लास में से दिख रहा है, और उधर से दिखेगा, इधर से दिखेगा, उधर जो रहेगा उनसे भी दिखेगा, ऊपर वालों को दिखेगा, नीचे वालों को दिखोगे? तो 1 2 3 4, तो एक बॉल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तो इसका मतलब एज के सेंटर पे जो रहेगा, एज के सेंटर पे जो रहेगा, उसके ऊपर आपका अधिकार कितना रहेगा? 1/4। कितना रहेगा? 1/4। अरे नहीं समझा? अब उसी बॉल को मैंने यहाँ रख दिया, ये कॉर्नर पे 1/8। पक्का?
कौन कौन? आप, आपके बगल वाले, उसके बगल वाले और उसके बगल वाले, कितने हो गए? ये तो बॉल के नीचे वाले 4, बॉल के ऊपर वाले 4, कितने हो गए? अब एक बॉल के ऊपर 8 लोग बोल रहे हैं हमारा बॉल है, तो एक का हिस्सा कितना हुआ? मैथ अच्छा है आपका। तो जो कॉर्नर पे रहेगा उसका जो परसेंटेज कितना रहेगा, कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। कितना रहेगा? 1/8। अरे समझ रहा है? नहीं समझा? अब उसी बॉल को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, किसका अधिकार रहेगा? पक्का? रखा तो मैंने, तो मेरा होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो बॉल रहेगा वो आपका, तो आप बॉडी के अंदर कहीं भी रखोगे तो आपका अधिकार पूरा रहेगा। आप कॉर्नर पे रखोगे तो उसका अधिकार हो जाएगा 1/8। आप फेस के सेंटर में रखोगे तो उसको बोलेंगे 1/2। आप एज के सेंटर में रखोगे तो वो बन जाएगा 1/4। समझ में आ गया? हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, ये है पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन। नॉर्मली जो यूनिट सेल होते हैं उनको 4 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। कितने टाइप में? 4 होते तो 6, पहले 4 बता दो। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रिमिटिव। दूसरे को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। तीसरे को बोलते हैं फेस सेंटर्ड। और लास्ट को बोलते हैं एंड सेंटर्ड। ठीक है? अब इनमें डिफरेंस क्या है? सिंपल प्रिमिटिव का मतलब होता है जिस यूनिट सेल में पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे रहेंगे। पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे रहेंगे। बॉडी सेंटर में जो रहेंगे वो पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी रहेंगे और बॉडी के सेंटर में भी रहेंगे। बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ठीक है? सब में एक बात तो कॉमन है, कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते ही है। कहाँ पे? कॉर्नर पे। फेस सेंटर में क्या होगा? कॉर्नर पे रहेंगे और फेस सेंटर पे रहेंगे। एंड सेंटर का मतलब होता है कॉर्नर पे रहेंगे और अपोजिट फेस पे रहेंगे। कहाँ पे? अपोजिट फेस पे। लेकिन कोई भी दो, एनी टू अपोजिट फेस। मतलब आपने एक पार्टिकल को यहाँ रखा है तो दूसरा वहां पे होगा, कहीं और नहीं होगा। आपने सपोज इस फेस के सेंटर में रखा है तो दूसरा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। आपने इस फेस के सेंटर में रखा है तो दूसरा कहाँ पे होगा? ये। तो इसमें एंड सेंटर का मतलब होता है किसी भी दो एंड पे ही होंगे, सभी एंड पे नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो सिंपल प्रिमिटिव का मतलब ओनली ऑन कॉर्नर, बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस। तीसरा फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फिर एंड सेंटर, कॉर्नर प्लस एंड, एनी टू अपोजिट फेसेस। ठीक है? अब देखते हैं उनमें पार्टिकल्स कितने रहेंगे। यहाँ पे सिंपल प्रिमिटिव में पार्टिकल्स कितने जगह पे है? कॉर्नर पे, ओनली कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर्स है? एक कॉर्नर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो यहाँ का कितना मिला? अरे आपको कितना मिला? यहाँ का, वहां से, वहां से, वहां से। समझ में आ रहा है? तो पूरा कितना मिला? तो 8 × 1/8 = 1। तो सिंपल प्रिमिटिव सेल के पास टोटल कितने एटम्स रहेंगे? 1। देखने में लगता है 8 होने चाहिए, लेकिन ये आपको पूरा नहीं मिला है। ये आपको कितना मिला है? 1/8। कितना मिला है? 1/8। समझ में आ रहा है? तो सिंपल प्रिमिटिव में टोटल एटम्स कितने रहेंगे? 1। कितने रहेंगे? 1। अब बॉडी सेंटर्ड में
कॉर्नर की वजह से कितना रहेगा, वो लिख देता हूँ पहले में, प्लस बॉडी सेंटर। इस यूनिट सेल में कितने बॉडी सेंटर होते हैं, 1, और जो बॉडी के सेंटर में रहेगा उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1, तो ये रहेगा 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। क्लियर है? चलिए आगे। अब आते हैं फेस सेंटर। कॉर्नर का कितना रहेगा, 1। फेस सेंटर, एक यूनिट सेल में कितने फेस सेंटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2, 6 × 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 = 4। तो फेस सेंटर के पास टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, 4। अब बात करते हैं एंड सेंटर में। कॉर्नर पे कितना रहेगा, 1, प्लस अपोजिट फेस, कितने फेस, 2, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, 2 × 1/2, 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? अरे समझा नहीं है तो बोलो, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यूनिट सेल कितने टाइप के हैं, सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। ये सभी के पास टोटल नंबर ऑफ एटम सेम है, डिफरेंट है? समझ में आ रहा है? ओके। अब मैंने सिंपल, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर को कंपेयर किया। तो सिंपल प्रिमिटिव में कहाँ पे पार्टिकल्स है, कॉर्नर 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 कॉर्नर, और बॉडी सेंटर में कॉर्नर और बॉडी सेंटर। तो मुझे बताओ कौन से पार्टिकल में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, बॉडी सेंटर। सही, सिंपल सी बात है ना। तो इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे जो एटम्स रहेंगे और इसके एटम्स रहेंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो इन सभी यूनिट सेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग रहेगा तो उन पार्टिकल्स को, उन एटम्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी सेम लगेगी या अलग अलग लगेगी। अब मैंने बोला पहले 2 पार्टिकल ये है, फिर 2 पार्टिकल ये है, बीच के 3 पार्टिकल ये है, फिर पार्टिकल ये है, तो क्या इनके यूनिट सेल का अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट है? मतलब उनके यूनिट सेल का अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा तो एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग रहेगा, और जब एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग रहेगा तो सिंपल सी बात है, उन एटम्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी भी अलग अलग लगेगी। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो रहेगा वो स्पेसिफिक ट्रेंड में नहीं होगा। मैंने बोला होता कि जितने भी यहाँ पे 3D सीरीज में एलिमेंट्स है, सभी के सभी सिंपल प्रिमिटिव है। तो सबके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सबके बीच का पैटर्न जो है वो बता सकते थे कि इसी पैटर्न में है। तो बोलेंगे इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में इतने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। कोई बोलता है कि मेरा सिंपल प्रिमिटिव है, कोई बोलता है मेरा बॉडी सेंटर्ड है, कोई बोलता है मेरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो हर यूनिट सेल में उनका इंटरेक्शन कम ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इर्रेगुलर रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इर्रेगुलर होने का रीजन है यूनिट सेल का अरेंजमेंट, यूनिट सेल का अरेंजमेंट। कुछ समझ रहा है? समझा कुछ? क्या समझा? टेक्स्ट निकालो। ठीक है, टेबल 1.3, टेबल 1.3, टेबल 1.3 बढ़ेगी वो, उसको नहीं देखना, उसके अपोजिट साइड में देखना है। ठीक है, देखो यूनिट सेल के टाइप्स दिए, पहला दिया हुआ है सिंपल प्रिमिटिव, फिर दिया हुआ है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा दिया हुआ है फेस सेंटर्ड, और लास्ट सेकंड वाले रो में देखोगे तो एंड सेंटर्ड भी दिया हुआ है। प्रिमिटिव दिया हुआ है, एंड सेंटर्ड दिया हुआ है, बॉडी सेंटर्ड दिया हुआ है, फेस सेंटर्ड दिया हुआ है।
क्या सभी में पार्टिकल्स का इंटरेक्शन सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? पार्टिकल का इंटरेक्शन और अच्छे से समझना है तो फिगर 1.14 और फिगर 1.16 निकाल सकते हो। फिगर 1.14 और फिगर 1.16। फिगर 1.14 में सी वाला स्ट्रक्चर देखो या तो बी वाला, और वैसे ही फिगर 1.16 में बी और सी वाला देखो। क्या इन सभी में पार्टिकल्स का इंटरेक्शन सेम है, डिफरेंट है? अरे पार्टिकल्स का, अरे मतलब इंटरेक्शन सेम है, डिफरेंट है? और पार्टिकल्स का इंटरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगा। तो ये 4 टाइप के यूनिट सेल है अभी मैंने बताए, और दो तरीके के आते हैं। फिगर 1.22, फिगर 1.22, फिगर 1.22 मिल गया? अरे फिगर 1.22 मिल गया। 1.22 को देखना है, 1.23 को नहीं देखना है, ठीक है? हाँ, ए वाला देखो, उन्होंने लिखा हुआ है हेक्सागोनल पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसके बाजू में उन्होंने उसका ए वाला अरेंजमेंट था। उसका बी वाला फिगर देखो, वहां पे उन्होंने सिंपल तरीके से दिया हुआ है, और उससे सिंपल तरीके से उन्होंने सी वाले फिगर में दिया हुआ है। तो जो सी वाला अरेंजमेंट लेफ्ट साइड का है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और राइट साइड वाला है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसका अरेंजमेंट और फेस सेंटर दोनों का अरेंजमेंट सेम होता है। तो these are the structures of unit cell। अब आप देखो सी में 2 यूनिट सेल दिए हुए, एक दिया हुआ है HCP और दूसरा दिया हुआ है FCC। क्या उन सभी में पार्टिकल्स का इंटरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? इसका मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा, और इसका मतलब उनका इंटरेक्शन डिफरेंट रहेगा। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो रहेगा वो भी कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। वापस आते हैं फिगर 8.1, फिगर 8.1, फिगर 8.1 आ गया? अरे फिगर 8.1 आ गया। फिगर को नहीं देखना है, उसके ऊपर के टेबल को देखना है। फिगर को नहीं देखना है, उसके ऊपर के टेबल को देखना है। फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है? हाँ, नहीं, यूनिट सेल इरेगुलर में नहीं होगा। इनके एंथैल्पी का ट्रेंड इरेगुलर इसलिए है क्योंकि उनके यूनिट सेल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। आप देखो फिगर 8.1 के ऊपर जो टेबल दिया हुआ है, पहला जो दोनों है वो BCC और HCP शो करते हैं। HCP मेन है, उसके बाजू वाले BCC शो करते हैं, फिर कोई BCC शो करता है, कोई CCP शो करता हुआ है। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, और अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो रहेगा वो इरेगुलर रहेगा। जो ब्रैकेट में है वो माइनर क्वांटिटी में मिलता है, जो ब्रैकेट में नहीं है वो मेजर क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि किसी जगह दोनों लिखा हुआ है, ब्रैकेट वाला और ब्रैकेट के बाहर वाला। क्लियर हुआ? अरे समझा? उसके नीचे BCC, HCP, CCP का मतलब लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे उनके यूनिट सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इरेगुलर पैटर्न में रहेगा। यही मुझे बताना था, ये लिखा हुआ है यहाँ, देख लो। इफ कोई पूछता है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का डेफिनेशन, तो बता सकते हो? The enthalpy required to separate the atoms. Irregular trend क्यों है D ब्लॉक में? Because यहाँ पे इन D ब्लॉक के सॉलिड का जो यूनिट सेल है, हर किसी का जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल का अरेंजमेंट जो रहेगा वो एक डिफरेंट है। तो यूनिट सेल डिफरेंट होगा
होगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगा, और इंटरेक्शन डिफरेंट होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी डिफरेंट होगा। एक बार देख लो, लिखना नहीं है, देखना है। लिखा हुआ है नीचे, सिंपल मेटल फॉर्म में रहेगा वो, बाकी किसी में नहीं। लिखो जो काम कर रहे हो। ठीक है। जब भी हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में पढ़ते हैं तो जो रेगुलर पैटर्न हमने 11th में पढ़ा था, जो रूल्स पढ़े थे, हमेशा उसके हिसाब से जाना है। इस बीच में कोई इरेगुलरिटी आती है तो उसका रीजन फाइंड करना है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, उसी रीजन को लेके घूमना नहीं है कि ये इसमें ऐसा हुआ तो बाकी सब में भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, नंबर 3 that is density।
डेंसिटी। नॉर्मली डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मली हमने क्या सोचा था 3D में, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नॉर्मली क्या सोचा वो पूछ रहा हूँ। नॉर्मली 3D में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मास बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। तो मास जो रहेगा वो बढ़ जाएगा और वॉल्यूम जो रहेगा, साइज जो रहेगा वो कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? रूल नंबर 2 क्या कहता है? नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से जाएंगे, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा, वॉल्यूम जो रहेगा वो कम हो जाएगा। अब इन दोनों को देखेंगे तो जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। अब मैं 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मास, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए, और दोनों के हिसाब से डेंसिटी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसीलिए हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा उसका रीजन पता चल गया। क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज जो रहेगा वो कम हो जाएगा, और दोनों के हिसाब से डेंसिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। राइट। हाँ, लेकिन उसका चेंज और इसका चेंज जो रहेगा उसमें से जो हावी होगा उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, चलो इधर है नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इनका ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ये वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करता है? इसका रीजन मैंने कल बताया था। कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो s ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होता है, इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, और एनर्जी का डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो रहेगा वो इजी होता है, और इसी वजह से ये जो होते हैं ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो एलिमेंट्स वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं वो कैटालिस्ट का काम अच्छे से करते हैं, और इसीलिए जब भी हम कैटालिस्ट करके यूज करते हैं या तो डी ब्लॉक का एलिमेंट यूज करते हैं या तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से स्टेट शो करेंगे? तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है, ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं हम। ट्रिक ऐसी है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। तो ns ऑर्बिटल के पास जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना उसका रहेगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल प्लस टोटल नंबर ऑफ
अनपेड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल 90% ये काम कर जाता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। एक बात और, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेंगे। इसका रीजन ऐसा है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी के सभी मेटल्स है, और मेटल्स हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे? शो करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। इन केस मैं यहाँ पे स्कैंडियम की बात करता हूँ, ये आता है 4s2 और 3d1, 4s2 3d1। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। मैक्सिमम के लिए क्या है? मिनिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। उसमें से अनपेड कितना है? यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली अनपेड, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +3। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +3। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। वैनेडियम की बात करता हूँ 4s2 3d3। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2। फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। मैक्सिमम के लिए क्या है? मिनिमम +2 प्लस टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। d के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 3। तो ये कितना रह जाएगा? +1। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जिंक का यूज किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +2 और इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। मैक्सिमम कितना रहेगा? क्योंकि d के पास जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो पेड है या अनपेड है? तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो पेड है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा +2। तो ऐसे ये फाइंड करके देख सकते हैं कि वो कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, मिनिमम क्या रहेगा और मैक्सिमम क्या रहेगा। सपोज हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4s2 3d9, 4s2 3d9, 4s1 3d। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 4s1 3d10। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +1। कितना रहेगा? +1। लेकिन कभी कभी ये +2 भी शो करता है। ठीक है, इससे मैंने बोला था 90% टाइम ये काम करेगा। कभी कभी कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे कि जैसे ये +1 के साथ क्या करेगा? +2 शो करेगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कितने शो करेगा। ये हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा शो करेगा? लेकिन कभी कभी ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी शो करता है, कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी शो करेगा। 0 कब शो करेगा? सपोज यहाँ लिखा मैंने FeCO5, ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है, तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 5 का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। 4 और 4 0 है, तो AB का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो भी रहेगा 0। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स में इस मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो इस प्रकार से ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। +6 होगा, Fe+6, Fe+6 क्या है? 4s2 3d6 कौन सा है? मिनिमम, मैक्सिमम, Mn
एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, 4s2 3d5। +2 और +7। आई थिंक ये मैंने 11th में आपको तब बताया था जब वहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड वाला टॉपिक पढ़ाया था, और उस टाइम पे मैंने शायद ये बताया था कि उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और मैक्सिमम कितना है। ठीक है, क्रोमियम क्या होता है, मतलब सपोज हम यहाँ पे क्रोमियम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4, इसके ऑक्सीडेशन नंबर आप करके मुझे बताओ, मिनिमम मैक्सिमम पक्का, +1 और +1 +6 मैक्सिमम शो करेगा। सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ CrO3, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हो गया, कैसे रहेगा, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सपोज हम सभी बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा। जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, रेंज कितना है, +6 है, मतलब ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है। ये सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ CrO4, तो इसमें क्या बनेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5, पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आता है Cr डबल बॉन्ड O अटैच टू O अटैच टू O अटैच टू O अटैच टू O। सेम स्ट्रक्चर मैंने बताया था स्टैंडर्ड 11। ठीक है, सेम ये बटरफ्लाई वाला, और ये स्ट्रक्चर बताने के पहले बटरफ्लाई वाला थोड़ा पूछा भी था पसंद है कि नहीं है, जितना मुझे पता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट। देख लो एक बार, सल्फर फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कितना था, 2 था। हेलोजन फैमिली में +3 +5 सही है ना, इसमें डिफरेंस कितना है, 1। इसका मतलब होता है ये +2 +3 शो करेगा, इसका मतलब होता है +2 +3 +4 +5, तो वो पूरा पॉसिबल है। जैसे आपने इसके लिए बोला था +2 और +7, ये +2 से लेकर +7 तक का शो करेगा, +2 से लेकर +7 तक का शो करेगा। टेक्स्ट निकालो, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का एक टेबल दिया हुआ है, कहाँ पे हो देखो, टेबल नंबर 8.3 है। उसमें कहीं जगह ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं लिखा है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी बाकी के कंपेयर में ज्यादा है, उसका स्टेबिलिटी बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, वो सब कुछ लिखा होगा।